मैं जिंगहाओ में घरेलू बिजली के सामान की एक छोटी सी रिपेयर की दुकान चलाता था। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मैंने दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा रखा था। ऊपर की मंजिल पर स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन की मरम्मत होती है। नीचे की मंजिल पर एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर पनडुब्बियों की मरम्मत होती है। जो भी बिजली से चलता है उसे मैं ठीक कर सकता हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सेना के बड़े अधिकारी सचमुच मेरी दुकान पर कुछ ठीक करवाने आ जाएंगे। एक सुस्त दोपहर थी। दुकान का दरवाजा खुला और एक बेहद सलीकेदार महिला अंदर आई। उसके व्यक्तित्व में गजब का आत्मविश्वास और गरिमा थी। उसने पूछा, क्या आप सच में यहां हर चीज ठीक कर सकते हैं? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल। क्या आपने बाहर लगा बोर्ड नहीं पढ़ा? हम न्यूक्लियर पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर तक ठीक कर देते हैं। स्पेस स्टेशन के पार्ट्स पर तो थोक में छूट भी मिलती है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक में पूछा, तो बताइए, इस बार पनडुब्बी लाई हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर? लेकिन वह मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे अपना ब्रीफकेस काउंटर पर रखा और खोल दिया। अंदर फोम की परतों में सुरक्षित रखा हुआ एक अजीब सा उपकरण था। देखने में वह किसी बैटरी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर बाल जितनी पतली तारें और बेहद सूक्ष्म क्रिस्टल जैसे हिस्से लगे हुए थे। उसे देखते ही मैं सीधा बैठ गया। यह क्या है? लिथोग्राफी मशीन का पार्ट। महिला ने सिर हिलाया। सही कहा, यह C7 सीरीज की लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल है। लैब टेस्ट के दौरान इसमें ओवरलोड हो गया और इसका कोर प्रोब एरे जल गया। पूरी परियोजना रुक गई है। उसका नाम डॉक्टर लीना शेन था। वह ड्रैगन साइंस इंस्टीट्यूट की शोधकर्ता थी। दुर्घटना में यह मॉड्यूल बुरी तरह खराब हो गया था। पूरे देश के हर विशेषज्ञ संस्थान ने जवाब दे दिया था कि फिलहाल इसे ठीक करना संभव नहीं है। आखिर में मजबूर होकर ही वह मेरी जैसी साधारण रिपेयर की दुकान तक पहुंची थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको पूरा यकीन है कि सही जगह आई हैं? यह तो घरेलू सामान की रिपेयर की दुकान है। शायद बगल वाली हार्डवेयर की दुकान में पूछ लीजिए। डॉक्टर शेन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं बिल्कुल अनजान आदमी हूं। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने ब्रीफकेस बंद किया और वापस जाने लगी। मैंने तुरंत मजाक छोड़ दिया। 6 महीने पहले मैं इस दुनिया में आ गया था। इस शरीर और इस दुकान के साथ मुझे एक रहस्यमयी वायरलेस रिपेयर सिस्टम भी मिला था। इन 6 महीनों में मैंने कई अजीब मशीनें ठीक की थीं, लेकिन इतना महंगा और उन्नत उपकरण पहली बार मेरे सामने आया था। मैंने कहा, एक बार फिर मॉड्यूल दिखाइए। यह C7 सीरीज का मॉडल है ना? डॉक्टर शेन वहीं रुक गई। आपको इसका मॉडल कैसे पता? मैंने आगे पूछा, इसकी अधिकतम इंपैक्ट टॉलरेंस कितनी है? ओवरलोड कितने नैनोसेकंड तक चला? प्रोब एरे के अलावा और कोई हिस्सा खराब हुआ? डॉक्टर शेन की सांसें थम गईं। एक घरेलू रिपेयर वाला ऐसे सवाल पूछ रहा था जो गोपनीय वैज्ञानिक जानकारी मानी जाती थी। उसने धीरे से जवाब दिया, अधिकतम लोड सामान्य शक्ति से 15 गुना था। ओवरलोड लगभग 3 से 5 नैनोसेकंड तक रहा। बाकी सभी सिस्टम की सेल्फ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट सामान्य है। मैंने सिर हिलाया। ठीक हो जाएगा, लेकिन सस्ता नहीं पड़ेगा। उसने बिना झिझक कहा, पैसों की चिंता मत कीजिए, बस इसे ठीक कर दीजिए। मैंने 5 उंगलियां दिखाईं। 500? वह एक पल के लिए चुप रह गई। उसे लगा शायद मैं 5 लाख या 50 लाख की बात कर रहा हूं। मैंने कहा, सिर्फ 500 रुपए। बिजली ज्यादा लगेगी इसलिए इससे कम नहीं होगा। वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पेमेंट की आवाज आई। मैंने आराम से एंटी स्टैटिक दस्ताने पहने, साफ कपड़ा बिछाया और मॉड्यूल बाहर निकालकर रख दिया। उसी समय मेरी आंखों के सामने सिस्टम का इंटरफेस दिखाई दिया। मरम्मत योग्य वस्तु मिली। आइटम, C7 सीरीज लिथोग्राफी मशीन कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल। मैंने शेल्फ से धूल भरा हरे रंग का पुराना टूल बॉक्स उतारा। जैसे ही मैंने उसे खोला, डॉक्टर शेन की आंखें फैल गईं। अंदर कोई आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण नहीं था। सिर्फ एक टेढ़ा मेढ़ा सोल्डरिंग आयरन, साधारण हीट गन, पुराना एक व्हिस्क और कबाड़ जैसे कई औजार रखे थे। वह अविश्वास से बोली, क्या आप सच में इतने साधारण औजारों से लिथोग्राफी मशीन ठीक करेंगे? मैं हंस पड़ा। आराम से, ये औजार पीढ़ियों से हमारे परिवार में हैं। अपोलो मिशन के दौरान भी ऐसे ही औजार इस्तेमाल हुए थे। वह मेरी बात सुनकर और भी असमंजस में पड़ गई, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने साधारण हेयर ड्रायर उठाया और मॉड्यूल पर हवा चलानी शुरू की। गर्म हवा नहीं निकली, बस हल्की सी ओजोन जैसी गंध आई। लेकिन उसकी आंखों के सामने माइक्रो सर्किट अपने आप बदलने लगे। वह घबराकर बोली, यह क्या तकनीक है? मैंने सहजता से जवाब दिया, इलेक्ट्रोलैटिस रिवर्स रेजोनेंस। सही फ्रीक्वेंसी देने पर धातु अपनी पुरानी संरचना याद करके खुद को पहले जैसा बना लेती है। वह अभी यह समझ भी नहीं पाई थी कि मैंने पुराना सोल्डरिंग आयरन चालू कर दिया।
उसकी नुकीली सुई लाल होकर चमकने लगी। मैंने उसे धीरे धीरे जले हुए प्रोब एरे पर लगाया। संपर्क होते ही बेहद हल्की विद्युत चिंगारी दिखाई दी। डॉक्टर शेन यह दृश्य जीवन भर नहीं भूल पाई। मैंने कहा, इतना हैरान मत होइए, यह तो सिर्फ कोल्ड एटम विट्रिफिकेशन है। वह अविश्वास से बोली, क्या आपको पता भी है आपने अभी क्या कहा? हम तो ऐसी तकनीक का जिक्र भविष्य की कल्पना वाले शोध पत्रों में भी करने की हिम्मत नहीं करते। उसकी वर्षों की वैज्ञानिक समझ मेरी आंखों के सामने टूटती जा रही थी। मैंने आखिरी चरण शुरू किया। एक पुराने बिस्कुट के डिब्बे से थोड़ा सा पाउडर निकाला, शीशी में डाला और एक व्हिस्क उसमें घुमाने लगा। वह फिर चौंक गई। ये अल्ट्रासोनिक एटोमाइज्ड सस्पेंशन? मैं मुस्कुराया। अच्छा है, कम से कम इतना तो पहचान लिया। फिर मैंने सोल्डरिंग आयरन उठाया, विशेष लेंस से देखते हुए डॉक्टर शेन ने देखा कि जले हुए माइक्रो सर्किट तेजी से खुद ब खुद दोबारा बन रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद मैंने गहरी सांस ली। हो गया। वैसे मानना पड़ेगा, इसकी टॉलरेंस वाकई बहुत सख्त थी। वह अविश्वास से बोली, आधे घंटे से भी कम समय में आपने इसे ठीक कर दिया? मैंने कंधे उचकाए। यकीन नहीं है तो खुद जांच लीजिए। काम करते करते मैंने इसकी प्रिसीजन भी थोड़ा बढ़ा दी है, उसके अलग पैसे लगेंगे। उसकी आंखें फिर चौड़ी हो गईं। मैंने 3 उंगलियां दिखाईं। वह फिर उलझ गई। 30,000 या 3 लाख? मैंने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ 300 रुपए। वह बिल्कुल निरुत्तर हो गई। धीरे से बोली, अगर आप करोड़ों भी मांगते तो मैं किसी न किसी तरह इंतजाम कर देती। मैंने हंसते हुए कहा, कुल 800 रुपये हुए, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। फिर मुझे कुछ याद आया। हाँ, एक बात और। काम करते करते मैंने आपके मॉड्यूल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी 1% बढ़ा दी। पुराना डिजाइन थोड़ा कमजोर लगा, इसीलिए सुधार दिया। डॉक्टर शेन ने गहरी सांस ली। एक वैज्ञानिक होने के नाते वह अच्छी तरह जानती थी कि केवल 1% की यह बढ़ोतरी कितनी अनमोल थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या मैं आपका संपर्क नंबर ले सकती हूं? मैंने तुरंत जवाब दिया, क्यों? अभी तो मशीन ठीक की है, अब क्या दोबारा मेरा फायदा उठाने का इरादा है? डॉक्टर शेन मेरी बात सुनकर पूरी तरह निरुत्तर रह गई। वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने खड़ा यह आदमी आखिर है कौन। एक पल में वह दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक लगता था और अगले ही पल छोटी छोटी बातों पर बहस करने वाला साधारण दुकानदार। डॉक्टर शेन बोली, मेरा मतलब वह नहीं था। अगर भविष्य में फिर कभी कुछ ठीक करवाना पड़ा तो मैं चाहती हूं कि आपको आसानी से ढूंढ सकूं। मैं मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम्हें डर है कि अगर मरम्मत में कोई गड़बड़ हुई तो मुझे ढूंढ नहीं पाओगी? चिंता मत करो, मेरी दुकान यहीं है, कभी भी आ जाना। अगर चीज ठीक न निकली तो पूरे 800 रुपए वापस कर दूंगा। डॉक्टर शेन के होंठ हल्के से फड़क उठे। उसे तुरंत संस्थान वापस जाकर रिपोर्ट भी देनी थी। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकली, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, डायरेक्टर ह्यूजर। वह संस्थान के प्रमुख थे। लीना, तुम कहां हो? तुम्हें तो लिथोग्राफी मॉड्यूल ठीक करवाने जाना था। डायरेक्टर, चिंता मत कीजिए, मॉड्यूल ठीक हो गया है, मैं अभी लेकर वापस आ रही हूं। क्या कहा, ठीक हो गया? कहां ठीक करवाया? एक घरेलू रिपेयर की दुकान पर। कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी तरफ से तेज आवाज आई, लीना, घबराहट में तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कोई टीवी नहीं, लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल है। मैं सच कह रही हूं, इसका कोर, सेंसर, एरे, माइक्रोन स्तर की सर्किटरी, सब कुछ पूरी तरह ठीक हो गया है। इतना ही नहीं, इसकी प्रिसीजन भी 1% बढ़ गई है। फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर डायरेक्टर ह्यूज ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, तुम जहां हो वहीं रुको, मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा हूं। कुछ ही देर में संस्थान की गाड़ी तेज रफ्तार से ट्रैफिक चीरती हुई वहां पहुंच गई। पूरे रास्ते डायरेक्टर ह्यूज का चेहरा पत्थर की तरह कठोर बना रहा। उनकी गोद में रखा ब्रीफकेस कसकर पकड़ा हुआ था। उनके दिमाग में बार बार मेरी दुकान, मेरा बेफिक्र चेहरा और कबाड़ जैसे औजार घूम रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद यह सब कोई अजीब सपना है। जब वे संस्थान पहुंचे तब तक लगभग हर परियोजना की टीम वहां इकट्ठा हो चुकी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, सब लोग दौड़ पड़े। लीना, मॉड्यूल ठीक हुआ? जल्दी दिखाइए। पूरा प्रोजेक्ट इसी का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर शेन ने धीरे से कहा, शायद ठीक हो गया है। शायद मतलब? इतनी जल्दी कहां ठीक करवाया? हमारे अपने विशेषज्ञों ने कहा था कि इसमें महीनों लगेंगे और तुम सिर्फ कुछ घंटों में इसे ठीक करवा लाई। डॉक्टर शेन ने संकोच से कहा, एक घरेलू रिपेयर की दुकान पर। पूरा हॉल एक साथ स्तब्ध रह गया। क्या? घरेलू रिपेयर की दुकान? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह लिथोग्राफी मशीन है, कोई मिक्सर या टीवी नहीं। एक बुजुर्ग शोधकर्ता की आंखों में तो आंसू तक आ गए। उसी समय डायरेक्टर ह्यूज ने सबको शांत कराया। बस अब चुप रहिए। उन्होंने डॉक्टर शेन की ओर देखा। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि यह ठीक हो चुका है? उसने सिर हिला दिया।
ठीक है, इसे तुरंत क्लीन रूम नंबर 1 में ले जाओ और परीक्षण शुरू करो। अगर यह सचमुच ठीक हुआ तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो कोर्ट मार्शल जैसी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। अब सबकी आखिरी उम्मीद उसी अजीब रिपेयर वाले पर टिकी हुई थी। क्लीन रूम नंबर 1 में विशेषज्ञों की टीम ने सुरक्षा पोशाक पहनकर मॉड्यूल बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने मरम्मत किए गए हिस्से को देखा, सभी हैरान रह गए। हे भगवान, यह कैसी वेल्डिंग तकनीक है? मरम्मत की गई सर्किटरी तो अद्भुत दिख रही है। एक वैज्ञानिक बोला, लीना, कहीं तुम किसी गुप्त विशेषज्ञ को तो नहीं ढूंढ लाई? दूसरे ने सिर हिलाया, नहीं, फैक्ट्री में भी इतनी परफेक्ट फिनिश नहीं मिलती। यह तो मूल पार्ट से भी बेहतर है। ऐसा लगता ही नहीं कि इसे कभी नुकसान हुआ था। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा फुसफुसाहटों से भर गया। तभी एक वैज्ञानिक अचानक रुक गया। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है। इस सामग्री का तुरंत विश्लेषण करो। हमारे डेटाबेस में ऐसा पदार्थ मौजूद ही नहीं है। मटेरियल विभाग ने तुरंत सभी उपकरण चालू कर दिए। पूरे मरम्मत किए गए हिस्से की बारीकी से जांच होने लगी। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई, डायरेक्टर, हमारे डेटाबेस में इस सामग्री से मेल खाता कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या डेटाबेस में भी नहीं? क्या 2026 में भी दुनिया में ऐसी सामग्री हो सकती है जिसे अभी तक किसी ने दर्ज ही नहीं किया? डायरेक्टर ह्यूज की आवाज में अब उत्साह साफ सुनाई दे रहा था। तुरंत पावर ऑन करो और पूरा परीक्षण शुरू करो। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर रिपोर्ट आने लगी। पावर सिस्टम सामान्य, आंतरिक लॉजिक यूनिट सामान्य, सभी ऑपरेशन सफल। हर लाइन हरे रंग में चमक रही थी। जिस मॉड्यूल को आधिकारिक रूप से पूरी तरह नष्ट घोषित कर दिया गया था, वह अब हर परीक्षण में सफल हो रहा था। एक शोधकर्ता लगभग चिल्ला पड़ा, यह असंभव है। डायरेक्टर ह्यूज बोले, अब प्रिसिजन टेस्ट चलाओ। वह खुद कुर्सी पर बैठ गए। उत्साह के कारण उनके हाथ तक कांप रहे थे। कुछ क्षण बाद एक शोधकर्ता घबराकर बोला, डायरेक्टर, परिणाम कुछ अलग हैं। डॉक्टर शेन का दिल धड़क उठा। उसे लगा शायद आखिरकार कोई समस्या सामने आ गई। डायरेक्टर ह्यूज तुरंत खड़े हो गए। क्या हुआ? शोधकर्ता ने कांपती आवाज में कहा, यह पहले वाला मॉड्यूल नहीं लगता। इसकी प्रिसिजन हमारे पुराने मानक से पूरे 1% अधिक है। मौजूदा वैश्विक तकनीक भी अब भी इस स्तर तक नहीं पहुंची है। 1%। यह सुनते ही डायरेक्टर ह्यूज जैसे बिजली का झटका खाकर वहीं गिर पड़े। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग स्क्रीन पर लगातार आते आंकड़े देखने लगे। डॉक्टर शेन अब भी स्तब्ध खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, तो इसका मतलब मॉड्यूल सचमुच ठीक हो गया? एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हंस पड़ा। ठीक? सिर्फ ठीक नहीं हुआ, यह तो एक ऐतिहासिक सफलता है। तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। डॉक्टर शेन ने खुद की ओर इशारा किया। मैंने? कुछ ही मिनट पहले जिस पर कोर्ट मार्शल की बात हो रही थी, अब उसी की प्रशंसा हो रही थी। डायरेक्टर ह्यूज मुस्कुराए। लीना, इस महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के सम्मान में तुम्हें आज से टीम लीड नियुक्त किया जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। संस्थान में नौकरी मिलना ही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। टीम लीड बनना तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या यह सब सिर्फ उस मॉड्यूल की वजह से हुआ? क्या डायरेक्टर अब सचमुच उस रहस्यमय रिपेयर वाले की हर बात पर विश्वास करने लगे थे? तभी बाकी शोधकर्ताओं ने उसे घेर लिया। सच सच बताओ, इतने सारे संस्थान इसे ठीक नहीं कर पाए। तुम आखिर कहां गई थी? किसी सैन्य ठेकेदार के पास या किसी गुप्त सरकारी प्रयोगशाला में? डॉक्टर शेन ने सिर हिलाया। मैं सच कह रही हूं। मैं एक छोटी सी रिपेयर की दुकान पर गई थी। वही दुकान जहां टीवी और घरेलू सामान ठीक किए जाते हैं। सब लोग अविश्वास से उसे देखने लगे। मजाक मत करो, यह बात बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं है, उसने गंभीर होकर कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही। दुकान के बाहर लगा बोर्ड देखकर ही मैं अंदर गई थी। सबने पूछा, उस बोर्ड पर क्या लिखा था? वह धीरे धीरे पढ़ने लगी। ऊपर की मंजिल पर स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन की मरम्मत, नीचे की मंजिल पर एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर पनडुब्बियों की मरम्मत। जो भी बिजली से चलता है उसे वह ठीक कर सकता है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। डॉक्टर शेन ने आगे कहा, उसने साधारण सोल्डरिंग आयरन, हीट गन और एक एक व्हिस्क से पूरा मॉड्यूल ठीक कर दिया। कुल बिल सिर्फ 800 रुपए बना। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक साधारण रिपेयर की दुकान पर लिथोग्राफी मशीन की मरम्मत? अगर ऐसी तकनीक सचमुच मौजूद होती तो पूरी दुनिया उस आदमी को पाने के लिए लड़ पड़ती। तभी डायरेक्टर ह्यूज अचानक खड़े हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में आदेश दिया, आज से यह पूरी घटना सर्वोच्च गोपनीय घोषित की जाती है। जो भी इस बारे में एक शब्द भी बाहर बताएगा, उस पर जासूसी का मुकदमा चलेगा।
फिर उन्होंने परियोजना टीम की ओर देखा। अपग्रेड की गई प्रिसीजन के आधार पर तुरंत नई चिप्स का निर्माण शुरू करो। मुझे सबसे कम समय में परिणाम चाहिए। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। डायरेक्टर ह्यूज ने डॉक्टर शेन को रोका। लीना, जरा रुको। क्या तुम्हें वह रिपेयर की दुकान याद है? हाँ। बहुत अच्छा, मुझे अभी वहीं ले चलो। 1 मिनट रुकिए, मैं पहले एक चीज लेकर आता हूं। कुछ मिनट बाद वह जल्दी जल्दी वापस लौटे। उनकी बाहों में एक बेहद सुरक्षित कंटेनर था। उसे देखते ही डॉक्टर शेन का चेहरा बदल गया। डायरेक्टर, क्या यह दक्षिणी सप्तर्षि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की नेविगेशन चिप है? क्या आप सचमुच उसे यह भी ठीक करवाने ले जा रहे हैं? डायरेक्टर ने बस हल्की सी मुस्कान दी। कुछ ही देर बाद दोनों मेरी दुकान के सामने पहुंच गए। डायरेक्टर ह्यूज ऐसे अंदर आए जैसे पुराने ग्राहक हों। मैंने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे, इतनी जल्दी फिर आ गए? इस बार अपने साथ एक और ग्राहक भी ले आए? डायरेक्टर ह्यूज ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, कृपया गलत मत समझिए। पिछली बार की मरम्मत में कोई समस्या नहीं थी। ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने आपके हुनर के बारे में सुना, इसलिए एक चीज पर आपकी राय लेना चाहते हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया। कम से कम ये लोग शिकायत करने नहीं आए थे। मैं मुस्कुराया और बोला, अच्छा, पुराने ग्राहक हो इसलिए पहले तुम्हारा काम देख लेता हूं। दिखाओ क्या लाए हो। दुकान में घुसते ही डायरेक्टर ह्यूज चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे। दुकान उनकी कल्पना से भी ज्यादा जर्जर थी। उन्हें लगा था कि जो जगह लिथोग्राफी मशीन जैसी अत्याधुनिक चीज ठीक कर सकती है, वहां कम से कम पेशेवर उपकरण तो होंगे, लेकिन यहां तो साधारण रिपेयर की दुकान से भी बदतर हाल था। मेरे इशारे पर डायरेक्टर ह्यूज ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ब्रीफकेस खोला। उन्होंने चिप मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, जरा देखिए, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? मैंने चिप हाथ में ली और ध्यान से देखने का नाटक करने लगा। अंदर ही अंदर मैंने सिस्टम को आदेश दिया, इसे तुरंत स्कैन करो। तुरंत सिस्टम की आवाज गूंज उठी। मरम्मत योग्य वस्तु मिली। साउथ डिपर 3 सैटेलाइट नेविगेशन चिप, मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन बोर्ड 92% क्षतिग्रस्त, मुख्य लॉजिक गेट ओवरलोड, डेटा बफर पूरी तरह नष्ट। मैं मन ही मन चौंक गया। तो यह सचमुच सेना से जुड़ी तकनीक थी। मुझे पहले से अंदाजा था कि यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण ग्राहक नहीं है, लेकिन उसके सेना से जुड़े होने की उम्मीद नहीं थी। लगता है अब बड़े लोग भी मुझ पर नजर रखने लगे थे। मैंने चिप नीचे रखी और कहा, यह साउथ डिपर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की चिप है ना? इसके मुख्य लॉजिक गेट जल चुके हैं और डेटा बफर भी पूरी तरह खराब हो गया है। लगता है अचानक बहुत तेज बिजली का झटका लगा था। मेरी बात सुनते ही पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। पहली बार डायरेक्टर ह्यूज के अनुभवी चेहरे पर सच्चा आश्चर्य दिखाई दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या इसे ठीक कर सकते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हां। फिर मैंने 5 उंगलियां उनके सामने उठा दी। डायरेक्टर ह्यूज की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा मैं 5 लाख या शायद 50 लाख रुपए मांगूंगा। उन्होंने तुरंत पूछा, कैश या ऑनलाइन? मैंने सिर हिलाया, सिर्फ 500 रुपए। क्या? सिर्फ 500? इतने में तो इस चिप का डिब्बा भी नहीं आता। यह तो देश की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक का अपमान है। मैंने लापरवाही से कहा, लेना है तो लो। तुम वैज्ञानिक लोग समझते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं। 500 से 1 रुपया ज्यादा नहीं, वरना मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर शेन तुरंत बोली, ठीक है, हम पैसे दे रहे हैं। उसने जल्दी से क्यूआर कोड स्कैन कर दिया। डायरेक्टर ह्यूज अवाक रह गए। देश की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना से जुड़ी चिप और उसकी मरम्मत की कीमत एक अच्छे डिनर से भी कम। मैंने हंसते हुए कहा, अगर तुम पुराने ग्राहक ना होते तो मैं ये काम भी नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 500 रुपए का मोहताज हूं? उधर डायरेक्टर ह्यूज का चेहरा गुस्से से हरा पड़ता जा रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसे क्या पता ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। यह पूरे साउथ डिपर सैटेलाइट सिस्टम का मुख्य हिस्सा है। कुछ देर पहले तक यह लड़का बिल्कुल समझदार लग रहा था, अचानक इतना बचकाना कैसे हो गया? डॉक्टर शेन ने उन्हें धीरे से समझाया, डायरेक्टर शांत रहिए, इनका स्वभाव ही ऐसा है। मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कोने से एक छोटा टूल बॉक्स निकाला। जैसे ही वह खुला, डायरेक्टर ह्यूज का दिल बैठ गया। अंदर एक पुरानी डेंटल ड्रिल, बाल घुमाने वाला कर्लिंग आयरन और हाथ से चलने वाली कॉफी ग्राइंडर जैसी मशीन रखी थी। पूरा सामान कबाड़ जैसा दिख रहा था। उन्होंने कांपते हुए पूछा, क्या आप सचमुच इस चिप को इन चीजों से ठीक करेंगे? मैं तुरंत नाराज हो गया। क्या हुआ, मेरे औजार पसंद नहीं आए? तो अपनी चिप वापस ले जाइए। मेरी छोटी सी दुकान बड़े लोगों के लिए नहीं बनी। मैंने औजार मेज पर पटक दिए और कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर शेन जल्दी से बीच में आई। नहीं नहीं, हम यही ठीक करवाएंगे, पैसे भी दे चुके हैं। काफी समझाने के बाद डायरेक्टर ह्यूज शांत हुए।
मैंने उनकी ओर देखा, फिर कर्लिंग आयरन उठाकर उसकी प्लेटें चिप पर लगा दी। इस बार डॉक्टर शेन बिना कहे ही मेरा विशेष मैग्नीफाइंग लेंस उठा लाई। वह अब जल्दी सीखने लगी थी। दोनों ने लेंस से देखा। उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था जिस पर विश्वास करना असंभव था। चिप की सूक्ष्म संरचना खुद ब खुद बदलने लगी। डायरेक्टर ह्यूज घबराकर बोले, यह कैसी तकनीक है? क्या तुम चिप के बाल घुमा रहे हो? उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें लगा उनका पूरा वैज्ञानिक जीवन व्यर्थ हो गया। अगर हेयर कलर से चिप ठीक हो सकती है तो इतने वर्षों की पढ़ाई का क्या मतलब था? उन्होंने डॉक्टर शेन से पूछा, लीना, क्या इसने लिथोग्राफी मशीन भी इसी तरह ठीक की थी? ये तो किसी छोटे बच्चे के खिलौने से खेलने जैसा लग रहा है। डॉक्टर शेन ने धीरे से कहा, डायरेक्टर, वह पाउडर देख रहे हैं? उस तकनीक को अल्ट्रासोनिक एटोमाइज्ड सस्पेंशन कहते हैं। डायरेक्टर ह्यूज हैरान रह गए। यह क्या होता है? क्या इसका जिक्र किसी किताब में भी है? मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। डेंटल ड्रिल को पाउडर में डुबोकर चिप के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर काम शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया लिथोग्राफी मॉड्यूल जैसी ही थी, बस इस बार इस्तेमाल होने वाली सामग्री अलग थी। सुई की नोक से बेहद हल्की विद्युत चिंगारियां निकल रही थीं। वे एक एक करके टूटे हुए सर्किट को जोड़ती जा रही थीं। कुछ देर बाद मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा, हो गया? दोनों अविश्वास से मुझे देखने लगे। डायरेक्टर ह्यूज बोले, यह पूरे साउथ डिपर सिस्टम की मुख्य नेविगेशन चिप है। और तुमने इसे इतनी जल्दी ठीक कर दिया? मैं मुस्कुराया। तो क्या चाहते थे? फीता कटवाता या भाषण भी देता? डायरेक्टर ह्यूज मुझे घूरते रह गए। मेरे पास हुनर था, लेकिन जुबान किसी जहरीले तीर से कम नहीं थी। मैंने लापरवाही से सारे औजार वापस डिब्बे में फेंक दिए, जैसे किसी चावल कुकर की खराब लाइट ठीक की हो। यह देखकर डायरेक्टर ह्यूज को लगा कि शायद वे सपना देख रहे हैं। उनका चेहरा लाल पड़ गया, सांसें तेज हो गईं। डॉक्टर शेन घबरा गई। डायरेक्टर, आप ठीक तो हैं? मैंने भी कहा, अरे अभी आपकी चीज ठीक की है, यहीं मत गिर जाइए, मुझे अभी दुकान भी चलानी है। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। मैं ठीक हूं। डॉक्टर शेन मुस्कुराई। डायरेक्टर, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। यह हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। डायरेक्टर ह्यूज ने भारी सांस लेते हुए कहा, लीना, हमारे संस्थान के सैकड़ों विशेषज्ञ वर्षों से जिस समस्या पर लगे थे, इस आदमी ने उसे डेंटल ड्रिल और हेयर कलर से हल कर दिया। मैंने उनकी बात काट दी। बूढ़े साहब, आपकी चिप तो ठीक कर दी। वैसे आपका जंप एल्गोरिथम थोड़ा कमजोर था, मैंने उसे भी सुधार दिया। बेस लेयर का लैटिस काउंट भी कम था, उसकी व्यवस्था भी ठीक कर दी। काम करते करते हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। यह सुनते ही डायरेक्टर ह्यूज के चेहरे का रंग फिर उड़ गया। वैक्यूम चेंबर का दबाव पूरी तरह स्थिर था और तय स्तर पर बना हुआ था। एक के बाद एक रिपोर्ट आती जा रही थी। हर वैज्ञानिक की आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। मुख्य अभियंता हॉल्ट विशाल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए खड़े थे। हेडसेट के जरिए लगातार अपडेट उनके कानों तक पहुंच रहे थे। सिर्फ 1% की बढ़ोतरी, वह सपना जिसे वे हमेशा असंभव मानते आए थे, अब सच साबित होने वाला था। अगर यह सफल हो गया तो लिथोग्राफी तकनीक में उनका देश दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ देगा, और वह भी मामूली अंतर से नहीं। लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि यह सब एक सड़क किनारे की छोटी सी रिपेयर की दुकान से शुरू हुआ था। यह बात अब भी किसी को हजम नहीं हो रही थी। तभी रेडियो पर अंतिम आदेश गूंजा, एक्सपोजर प्रक्रिया शुरू करो। अगले ही पल लिथोग्राफी मशीन की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी सांस रोक ली। सफलता या असफलता, सब कुछ इसी एक पल पर निर्भर था। विशाल स्क्रीन पर आंकड़े तेजी से बदलने लगे। हर नई संख्या किसी के दिल की धड़कन जैसी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद रिपोर्ट आने लगी। एक्सपोजर सफल, डेवलपमेंट सफल, ड्राइंग प्रक्रिया पूरी। हर चरण बिल्कुल पाठ्य पुस्तक के अनुसार सफल रहा। रोबोटिक आर्म सावधानी से उस वेफर को टेस्ट बेंच तक ले गया जिसमें पूरे देश की उम्मीदें समाई हुई थीं। मुख्य अभियंता हॉल्ट का दिल मानो रुक ही गया। अंतिम परिणाम स्क्रीन पर उभरा। सभी परीक्षण सफल, हर यूनिट निर्धारित मानकों के भीतर, संरचनात्मक स्थिरता पूरी तरह सुरक्षित, वास्तविक प्रिसिजन में 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। पूरी प्रयोगशाला कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। हर व्यक्ति मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा रह गया। फिर अचानक किसी ने खुशी से चिल्लाया, हम सफल हो गए, सचमुच सफल हो गए। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? अगले ही पल पूरी लैब तालियों और खुशियों से गूंज उठी। कई वैज्ञानिकों की आंखों से आंसू बहने लगे। मुख्य अभियंता हॉल्ट स्क्रीन पर चमकते हुए 1.2% को देखते रह गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। सालों की पढ़ाई, दशकों की मेहनत,
सब कुछ उस आदमी के सामने फीका पड़ गया जो रोजमर्रा के वॉशिंग मशीन और घरेलू उपकरण ठीक करता था। उधर उसी समय देश के शीर्ष नेताओं और वरिष्ठ वैज्ञानिकों की एक आपातकालीन बैठक चल रही थी। करीब 30 फुट लंबी मेज के चारों ओर देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बैठे थे। मंत्री सिंक्लेयर ने मेज पर हल्की चोट मारते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सबने डायरेक्टर ह्यूज की रिपोर्ट पढ़ ली होगी। अब अपनी राय बताइए। उनके सामने ड्रैगन साइंस इंस्टीट्यूट 7 की ताजा रिपोर्ट रखी हुई थी। तभी प्रोफेसर येल गुस्से से खड़े हो गए। इस पर चर्चा करने जैसी क्या बात है? डायरेक्टर ह्यूज का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। C7 लिथोग्राफी कैलिब्रेशन मॉड्यूल पूरी मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया में गिने चुने देश ही ऐसी चीज की मरम्मत कर सकते हैं। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा और उन्होंने उसे किसी घरेलू रिपेयर की दुकान में भेज दिया। क्या उन्हें लिथोग्राफी मशीन कोई खराब टीवी लगती है? दूसरे वैज्ञानिक भी तुरंत सहमत हो गए। मैं प्रोफेसर येल की बात से पूरी तरह सहमत हूं। रिपोर्ट में पारिवारिक रहस्य और लोक गुरु जैसी बातें लिखी हैं। क्या वे कोई मार्शल आर्ट्स का उपन्यास लिख रहे हैं? मेरे हिसाब से लगातार दबाव की वजह से उन्हें भ्रम होने लगा है। एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर स्वर में बोले, पश्चिमी देशों के निर्यात प्रतिबंधों के कारण हम वर्षों से दबाव में हैं। मैं सबकी बेचैनी समझता हूं, लेकिन जितनी बड़ी चुनौती हो उतना ही शांत दिमाग रखना चाहिए। यह सिर्फ एक छोटी गलती नहीं है, यह बहुत गंभीर मामला है। कमरे का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। लगभग सभी लोग डायरेक्टर ह्यूज के खिलाफ थे। मंत्री सिंक्लेयर चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। उनके माथे पर गहरी शिकन थी। वे डायरेक्टर ह्यूज को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। वह बेहद ईमानदार और अनुशासित वैज्ञानिक थे। ऐसा व्यक्ति बिना वजह झूठी रिपोर्ट कभी नहीं लिख सकता। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, डायरेक्टर ह्यूज ने इस देश के वैज्ञानिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बिना वजह ऐसी रिपोर्ट बनाई होगी। शायद इस कहानी में कुछ ऐसा है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे। तभी एक अधिकारी ने प्रस्ताव रखा, मेरा सुझाव है कि इंस्टीट्यूट 7 के सभी शोध कार्य तुरंत रोक दिए जाए और वहां जांच टीम भेजी जाए। कई लोगों ने तुरंत समर्थन किया। मैं भी सहमत हूं। मैं भी। मंत्री सिंक्लेयर ने गहरी सांस ली, मन ही मन बुदबुदाए, ह्यूज, पुराने दोस्त, इस बार तुमने सचमुच बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उसी समय बैठक कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़ा सचिव घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से कहा, मंत्री महोदय, इंस्टीट्यूट 7 से एक और आपातकालीन रिपोर्ट आई है। प्रोफेसर येल ने व्यंग्य से कहा, फिर ह्यूज, अब क्या लिख भेजा है? क्या अगली रिपोर्ट में लिखेंगे कि उन्होंने कोई विशाल युद्ध मशीन भी बना ली? सचिव ने रिपोर्ट खोलते हुए कहा, रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट 7 ने नई निर्माण तकनीक से पूरी तरह नई चिप सफलतापूर्वक तैयार कर ली है। एक वैज्ञानिक ने पूछा, नई मतलब कितनी नई? सचिव ने जवाब दिया, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसकी प्रिसिजन पुराने मानक से पूरे 1% अधिक है। यह सुनते ही पूरा सम्मेलन कक्ष एक पल के लिए शांत हो गया। अगले ही पल हर तरफ हलचल मच गई। 1%? क्या तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या होता है? प्रोफेसर येल लगभग दौड़ते हुए रिपोर्ट छीन लाए। कुछ सेकंड तक ध्यान से पढ़ने के बाद उनके हाथ कांपने लगे। किसी ने घबराकर पूछा, प्रोफेसर क्या हुआ? सब ठीक है ना? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आंकड़ों में कोई गलती नहीं है, लेकिन यह संभव कैसे हो सकता है? उन्होंने गहरी सांस ली। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने पूरी जिंदगी शोध किया है। अगर एक भी संख्या गलत होती तो मैं तुरंत पहचान लेता, लेकिन इस रिपोर्ट का हर आंकड़ा बिल्कुल सही है। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक बोले, मैं पहले ही कह रहा था, ह्यूज इतने वर्षों से डायरेक्टर हैं, वह कभी झूठे परिणाम पेश नहीं करेंगे। लेकिन यह पूरा मामला बेहद रहस्यमय है। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वर्षों की मेहनत अचानक एक साथ सफल हो गई हो और संयोग से ठीक 1% की बढ़ोतरी मिल गई हो? किसी ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम सच में इसे संयोग मानते हो? मंत्री सिंक्लेयर ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने स्वयं पूरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। बार बार उनकी नजर दो बातों पर जाकर रुक रही थी। पहली, 1.2% की प्रिसिजन बढ़ोतरी। दूसरी, पूरी तरह नई चिप का सफल निर्माण। काफी देर बाद उन्होंने सिर उठाया। महाशयो, इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसका मतलब डायरेक्टर ह्यूज की पहली रिपोर्ट भी लगभग निश्चित रूप से सही थी। उन्होंने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर हैरानी और उलझन दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। एक अधिकारी ने कहा, मंत्री महोदय, सच कहूं तो मुझे अब भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा। हम किसी साधारण मशीन की नहीं, लिथोग्राफी मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। ऐसी चीज किसी छोटी सी रिपेयर की दुकान में कैसे ठीक हो सकती है? दूसरे वैज्ञानिक ने गंभीर स्वर में कहा,
लिथोग्राफी मॉड्यूल पूरी तकनीक का सबसे अहम हिस्सा होता है। पूरी दुनिया में गिने चुने देश ही इसकी मरम्मत कर सकते हैं। एक वरिष्ठ शिक्षाविद ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, संभव है कि डायरेक्टर ह्यूज किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हों। शायद वह तथाकथित रिपेयर की दुकान वास्तव में उनकी कोई गुप्त प्रयोगशाला हो, या फिर इसके पीछे कोई और राज हो। बस फिर क्या था, बैठक में एक बार फिर बहस शुरू हो गई। नई चिप की सफलता ने सबको हिला दिया था। मंत्री सिंक्लेयर ने अंत में कहा, हमें पता लगाना होगा कि वह जगह वास्तव में है क्या। एजेंट रीड, एक छोटी टीम तैयार करो, उस रिपेयर की दुकान का पता लगाओ और पूरी सावधानी से काम करना। अगले दिन मैंने गहरी सांस ली और हमेशा की तरह अपनी दुकान खोल दी। कल ही तो डायरेक्टर ह्यूज मेरी दुकान के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। शुक्र था कि एम्बुलेंस जल्दी आ गई, वरना उनसे कमाए हुए सारे पैसे अस्पताल के बिलों में चले जाते। थोड़ी देर बाद दो अधेड़ उम्र के आदमी दुकान में दाखिल हुए। दोनों की पीठ सीधी थी, चेहरे गंभीर, कपड़े बिल्कुल साधारण थे, लेकिन उनके चलने फिरने का अंदाजा बता रहा था कि वे आम आदमी नहीं हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनके माथे पर लिखा हो, सादे कपड़ों में सरकारी अधिकारी। मैं मुस्कुराया। क्या बात है, कोई जासूसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? दोनों दुकान के हर कोने को ध्यान से देखने लगे। स्पष्ट था वे सामान ठीक कराने नहीं आए थे। मैं मन ही मन हंस पड़ा। वाह, कल एक ग्राहक एम्बुलेंस में गया था, आज दो और आ गए। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान भी पर्यटन स्थल बन जाएगी। उनमें से एक बोला, दुकान खुली है? बिल्कुल, क्या ठीक कराना है? दूसरे ने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा। फिर उसने जेब से एक छोटा सा उपकरण निकालकर काउंटर पर रख दिया। पहले इसे देख लीजिए। उपकरण बिल्कुल साधारण था, न कोई निशान, न कोई पहचान। मैंने उसे उठाकर देखा। यह क्या है? पुराना MP3 प्लेयर या कोई पावर बैंक? वह तुरंत बोला, हां, पुराना म्यूजिक प्लेयर है, ठीक कर सकते हैं। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अच्छी कोशिश है, लेकिन मुझसे नहीं चलेगी। असल में जैसे ही वे दुकान में घुसे थे, मेरा सिस्टम उनके पास मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को स्कैन कर चुका था। यह कोई MP3 प्लेयर नहीं था, यह एक सैन्य स्तर का एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण था, जो अचानक बिजली कटने के कारण सुरक्षा मोड में लॉक हो गया था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, ये लोग मरम्मत कराने नहीं, मेरी परीक्षा लेने आए थे। मैंने उपकरण हाथ में लेकर कहा, काफी पुराना मॉडल है, इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल होगा। पुराने उपकरण ही असली परीक्षा लेते हैं, अक्सर खराब कम होते हैं, जिद ज्यादा करते हैं। मैंने उसे हाथ में घुमाया, फिर बिना कोई औजार निकाले उंगलियों से उसकी सतह पर एक खास लय में हल्की हल्की थपकी देने लगा। बाहर से देखने वालों को लगता कि मैं यूं ही टेबल बजा रहा हूं, लेकिन सामने खड़े दोनों अधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। एक ने फुसफुसाकर कहा, ये तो इमरजेंसी रीसेट सीक्वेंस है। दूसरा कांपती आवाज में बोला, हां, यही है। यह सरकारी स्तर के गुप्त संचार उपकरण का रीसेट कोड है। इसी क्रम से डिक्रिप्शन मॉड्यूल मिटाया जाता है, बिना सुरक्षा अलार्म चालू किए। लेकिन एक साधारण रिपेयर वाला यह कैसे जानता है? उसी समय मेरे हाथ में रखा उपकरण लाल रोशनी के साथ चालू हो गया। मैंने उसे काउंटर पर रखते हुए कहा, लो, हो गया ठीक। मैंने पहले ही कहा था, इसे बस थोड़ा प्यार से समझाने की जरूरत थी। फिर मैंने 2 उंगलियां उठाईं। $20। दोनों अधिकारी स्तब्ध रह गए। एक ने घबराकर पूछा, आपको कैसे पता चला? मैं मुस्कुराया, अरे, पहले भी तो बताया था, पारिवारिक रहस्य। मेरे दादाजी इसी तरीके से ट्रैक्टर की जिद भी ठीक कर देते थे। फिर मैं हंसते हुए बोला, वैसे इसे MP3 प्लेयर बताकर लाए थे। यह तो ठीक बात नहीं हुई। अगर मैं सचमुच इसे म्यूजिक प्लेयर समझकर खोल देता तो नुकसान की भरपाई कौन करता? दोनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वे समझ चुके थे कि जिस आदमी को वे परखने आए थे, उसने उन्हें दुकान में घुसते ही पहचान लिया था। दोनों के चेहरे पसीने से भीग चुके थे। मैंने अधीर होकर कहा, चलो, अब ज्यादा समय मत खराब करो, $20 ट्रांसफर करो और पैसे देने से बचने की कोशिश मत करना। दुकान में कैमरे लगे हैं। दोनों ने तुरंत मोबाइल निकाले, बिना एक शब्द बोले भुगतान कर दिया। मैंने भुगतान की पुष्टि देखी और कहा, बस, अब जाओ। दोनों उपकरण उठाकर ऐसे भागे मानो पीछे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मैं मुस्कुराया, मुझसे चालाकी करने आए थे। दुकान से थोड़ी दूर पहुंचते ही दोनों कार में बैठे और गहरी सांस लेने लगे। उन्होंने तुरंत मंत्री सिंक्लेयर को फोन मिलाया। सर, हम पहुंच गए थे। मंत्री ने पूछा, दुकान सचमुच मौजूद है? जी सर, दुकान असली है, लेकिन उसका मालिक हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है।
हम अंदर गए और उसने तुरंत समझ लिया कि हम उसकी परीक्षा लेने आए हैं। इतना ही नहीं, वह उस उपकरण का सैन्य एन्क्रिप्शन रीसेट भी जानता था। मंत्री कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्या कह रहे हो तुम? वह तो हमारे सबसे गोपनीय उपकरणों में से एक है। उसकी जानकारी तो चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। क्या तुम दोनों मजाक कर रहे हो? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं सर, हम जो कह रहे हैं 100% सच है। फोन पर सब समझाना मुश्किल है। वह आदमी साधारण इंसान नहीं है। मंत्री ने गहरी सांस ली। ठीक है। उधर अस्पताल में तेज एंटीसेप्टिक की गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। हार्ट मॉनिटर की नियमित बीप सुनाई दे रही थी। तभी डायरेक्टर ह्यूज की आंख खुली। उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, चिप कहां है? हमारी चिप सुरक्षित है ना? एक कर्मचारी तुरंत छोटा सा केस लेकर आया। डायरेक्टर ह्यूज ने अपने हाथों से चिप देखी। उसे सुरक्षित पाकर ही उनकी जान में जान आई। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे अभी डिस्चार्ज करो। डॉक्टर ने रोका, सर आपकी हालत अभी स्थिर नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं रुक सकता, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, दक्षिण डिपर उपग्रह प्रणाली की चिप को सीने से लगाकर कार में बैठ गए। जो चिप कल तक कबाड़ थी, आज वही उनकी सबसे कीमती संपत्ति बन चुकी थी। कुछ देर बाद कार इंस्टीट्यूट साथ पहुंची। कई सुरक्षा जांचों से गुजरने के बाद गाड़ी मुख्य भवन के सामने रुकी। तुरंत एक शोधकर्ता दौड़ता हुआ आया, सर, सेंट्रल सिस्टम से लोग आए हैं, वे अभी लैब में हैं। डायरेक्टर ह्यूज चौंक गए, वे यहां क्यों आए हैं? शोधकर्ता बोला, नई चिप की जांच करने। उन्हें उस 1% सुधार पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वे खुद सत्यापन करने आए हैं। डायरेक्टर ह्यूज की आंखें फैल गईं। क्या कहा? चिप बन भी गई? जी सर, आपके जाने के थोड़ी देर बाद टीम ने काम पूरा कर लिया। ह्यूज का चेहरा बदल गया। लेकिन रिपोर्ट ऊपर किसने भेज दी इतनी जल्दी? अगर जरा सी भी गलती हुई तो यह वैज्ञानिक डेटा की झूठी रिपोर्ट मानी जाएगी, और सेना को झूठी रिपोर्ट देना बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, नए चिप पर काम करने वाले सभी लोगों को अभी लैब में बुलाओ। शोधकर्ता दौड़ पड़ा। विशाल क्लीन रूम में पहले से ही भीड़ जमा थी। सब लिथोग्राफी मशीन के आसपास खड़े चर्चा कर रहे थे। सबसे आगे प्रोफेसर येल खड़े थे। वे ध्यान से मशीन का निरीक्षण कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कैलिब्रेशन मॉड्यूल का फीडबैक लूप सैद्धांतिक सीमा तक अनुकूलित कर दिया गया है। ऑप्टिकल कंपेंसेशन पार्ट भी पूरी तरह नया डिजाइन किया गया है। उन्होंने अविश्वास से स्क्रीन की ओर देखा। यह तो लगभग चमत्कार जैसा काम है। और सबसे हैरानी की बात, ये सारे सुधार मौजूदा संरचना के भीतर किए गए हैं, किसी भी मूल प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए बिना। उन्होंने गहरी सांस ली। आखिर यह संभव कैसे है? डायरेक्टर ह्यूज, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी लैब में आखिर चल क्या रहा है? फिलहाल लिथोग्राफी मशीन को छोड़िए, पहले यह समझाइए कि इस चिप की आंतरिक संरचना ऐसी कैसे हो गई। ह्यूज ने जितने भी जवाब पहले से सोच रखे थे, सब उसी पल गायब हो गए। सच तो यह था कि वह खुद भी इसकी पूरी वजह नहीं जानते थे। उन्हें तो 1 घंटे पहले ही पता चला था कि चिप बनकर तैयार हो चुकी है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रोफेसर येल और सभी साथियों, इसकी पूरी कहानी बताने में समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सीधे लाइव टेस्ट कर दें तो आंकड़े खुद सारी बात बता देंगे। आखिरकार किसी भी दलील से ज्यादा असरदार होते हैं वास्तविक परिणाम। नई बनी हुई चिप को सावधानी से टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में लगाया गया। स्लॉट में फिट होते ही हल्की सी क्लिक की आवाज आई और सिस्टम ने अपने आप जांच शुरू कर दी। वैक्यूम वातावरण सामान्य, तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड सक्रिय, बेसलाइन प्रिसिजन कैलिब्रेशन शुरू, सेंसर रिस्पॉन्स टाइम 3.8 नैनोसेकंड, ऑन प्रेशन स्थिर, ऑप्टिकल पाथ कैरेक्शन रेट 12.5 माइक्रोन प्रति सेकंड, जो मूल डिजाइन से 1.2% बेहतर है। जैसे जैसे स्क्रीन पर आंकड़े आते गए, पूरे कमरे में हलचल मच गई। केवल शुरुआती परिणाम ही सभी को हैरान करने के लिए काफी थे। एक शोधकर्ता बोला, प्रोफेसर यल, ये शुरुआती आंकड़े ही असाधारण हैं। सामान्य लिथोग्राफी कैलिब्रेशन मॉड्यूल की अधिकतम सीमा 12.1 माइक्रोन होती है। प्रोफेसर येल ने बिना कोई भाव दिखाए सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। बेसलाइन टेस्ट सफल। अब दूसरा चरण, हाई इंटेंसिटी लॉट टेस्ट। ह्यूज बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके हाथों की हल्की कंपन उनके भीतर की घबराहट साफ बता रही थी। कमांड मिलते ही होलोग्राफिक डिस्प्ले चमक उठा और भारी मात्रा में डेटा चिप में भेजा जाने लगा। यह परीक्षण उन परिस्थितियों की नकल कर रहा था जिनका सामना लिथोग्राफी मशीन अधिकतम क्षमता पर काम करते समय करती है। चिप उपयोग 99.6%, तापमान 45, 67, 70 डिग्री,
लगातार बढ़ रहा है। पूरा कमरा खामोश हो गया। आमतौर पर इतनी गर्मी होते ही चिप अपनी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर देती थी, जिससे उसकी गति और कैलिब्रेशन क्षमता दोनों कम हो जाती थी। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं बदला। स्क्रीन पर रिस्पॉन्स टाइम अब भी 3.8 नैनोसेकंड पर पूरी तरह स्थिर था। तापमान अब 76 डिग्री पर स्थिर है। किसी ने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? इतनी गर्मी के बाद भी थर्मल आउटपुट स्थिर कैसे है? यह तो हमारे पूरे डिजाइन सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रोफेसर येल और बाकी वैज्ञानिक स्क्रीन को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी वर्षों की इंजीनियरिंग की समझ अभी अभी टूट गई हो। उसी समय डायरेक्टर ह्यूज के मन में एक विचार आया। अगर सेंट्रल सिस्टम्स के लोग यहां तक आए ही हैं, तो उन्हें ऐसा नजारा दिखाया जाए जिसे वे जिंदगी भर न भूलें। उन्होंने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सभी तैयार हो जाइए, अंतिम परीक्षण शुरू करो। मशीन को एक साथ तीव्र कंपन, अत्यधिक गर्मी और शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप की स्थिति में चलाओ। उसी दौरान अल्ट्रा प्रिसिजन कैलिब्रेशन और एंड्योरेंस टेस्ट भी साथ साथ होगा। एक वैज्ञानिक घबरा गया। सर, यह तो अधिकतम तनाव परीक्षण है। आज तक कोई भी चिप इन तीनों परिस्थितियों को एक साथ नहीं झेल पाई है। यह तुरंत जल जाएगी। प्रोफेसर येल भी बोले, ह्यूज, हमने जितना देखना था देख लिया। यह चिप पहले ही हमारी उम्मीदों से कहीं बेहतर है। इसे और जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बार ह्यूज किसी की सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, क्या किसी ने मेरा आदेश नहीं सुना? टेस्ट शुरू करो। प्रोफेसर येल का धैर्य टूट गया। अगर यह शानदार चिप तुम्हारी जिद की वजह से खराब हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। टेस्टिंग टीम के सभी सदस्य असमंजस में पड़ गए। एक तरफ सेंट्रल सिस्टम्स के वरिष्ठ अधिकारी का आदेश था, दूसरी तरफ उनके अपने डायरेक्टर का सीधा निर्देश। आखिर किसी ने भी ह्यूज की बात टालने की हिम्मत नहीं की। मशीन फिर से चालू हुई। होलोग्राफिक स्क्रीन पर आंकड़े तेजी से बदलने लगे। प्रोफेसर येल ने गुस्से में कहा, ह्यूज, अगर यह प्रयोग असफल हुआ तो कोर्ट मार्शल के लिए तैयार रहना। लेकिन ह्यूज की नजरें सिर्फ स्क्रीन पर थीं। डेटा लगातार बदल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चिप अत्यधिक दबाव में भी अपनी ऑप्टिकल अलाइनमेंट बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हो। फिर अचानक अंतिम परिणाम सामने आया। डिविएशन 0 त्रुटि 0। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्या मैं सही देख रहा हूं? इसे दोबारा चलाओ। प्रोफेसर येल का चेहरा लाल पड़ चुका था। सिस्टम ने फिर परीक्षण किया। परिणाम फिर वही 0। तीसरी बार फिर 0। चौथी बार फिर 0। पांचवीं बार भी परिणाम बिल्कुल 0 रहा। सभी लोग अवाक रह गए। हमारी पुरानी चिप तो ऐसा एक बार भी नहीं झेल पाती थी। यह असंभव है। एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करने वाले ने अगर सच में यह किया है, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं। अब प्रोफेसर येल खुद को रोक नहीं सके। डायरेक्टर ह्यूज, आखिर आपको यह प्रतिभाशाली इंसान मिला कहां? ह्यूज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब तो यकीन हो गया प्रोफेसर येल, क्या यह चिप आपके मानकों पर खरी उतरती है? प्रोफेसर येल ने बिना झिझक जवाब दिया, खरी क्या, उससे भी कहीं आगे है। ह्यूज ने मुस्कुराते हुए कहा, और जो आपने अभी कुछ देर पहले कोर्ट मार्शल की बात कही थी, उसका क्या? प्रोफेसर येल हंस पड़े। ह्यूज, अब हम दोनों उम्रदराज हो चुके हैं। इतनी जिद करने की क्या जरूरत थी? फिर उन्होंने पास खड़े व्यक्ति से कहा, जाओ, मेरी कार की डिक्की से वह खास शराब की बोतल लेकर आओ। आज डायरेक्टर ह्यूज को उसी से दावत दूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पूरा सेंट्रल सिस्टम्स जानता था कि प्रोफेसर येल का गुस्सा कितना मशहूर था। तभी एक तकनीशियन रिपोर्ट लेकर आया। डायरेक्टर ह्यूज, पांचों टेस्ट की पूरी रिपोर्ट तैयार है। कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। प्रोफेसर येल ने तुरंत रिपोर्ट अपने हाथ में ले ली। इतनी सी बात के लिए डायरेक्टर को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे दो। उन्होंने एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जितना आगे पढ़ते गए, उनके चेहरे की मुस्कान उतनी ही गहरी होती गई। 5 अलग अलग परीक्षण, पांचों में शानदार परिणाम, और हर बार चिप की स्थिरता पहले से बेहतर होती गई। उन्होंने हैरानी से कहा, यह आखिर हो कैसे रहा है? फिर डेटा को दोबारा देखते हुए धीमे से बोले, अगर भविष्य में हमारे पास ऐसी चिप्स सामान्य बात बन गई, तो फिर अमेरिका हमारा मुकाबला कैसे करेगा? उन्होंने रिपोर्ट बंद की ह्यूज की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, ह्यूज, पुराने दोस्त, मुझसे एक बात बताओ, तो क्या यह सचमुच उसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की दुकान वाले ने बनाया था? जी हां। प्रोफेसर येल ने खुशी खुशी दस्तावेज अपने ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, ऐसा नहीं कि मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन यह पूरी घटना इतनी अविश्वसनीय है कि समझ से बाहर है। कम से कम इतना तो बताइए कि उसने मरम्मत में कौन सी सामग्री इस्तेमाल की थी। अगर वह सच है, तो यह पूरे वैज्ञानिक जगत के लिए एक बड़ी खोज होगी। डायरेक्टर ह्यूज ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं खुद उसे फोन करके पूछ लेता हूं। उन्होंने सबको शांत रहने का इशारा किया और फोन मिलाया। हेलो मिस्टर चैन। हाँ, बोलिए।
उम्मीद है मैं आपको परेशान नहीं कर रहा। मैं डॉक्टर शेन का अंकल बोल रहा हूं। हम उस दिन आपकी दुकान पर मिले थे, याद है? अरे आप, अब तबीयत ठीक है? फोन किस लिए किया है? कहीं फिर से मुझसे और पैसे वसूलने तो नहीं आए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो अच्छी खबर देने के लिए फोन कर रहा हूं। आपने जो लिथोग्राफी मॉड्यूल ठीक किया था वह शानदार तरीके से काम कर रहा है। अरे ये तो मुझे पहले से पता था। कुछ नया बताइए। असल में आपकी उस विदेशी मशीन की सोल्डरिंग ठीक करने के लिए मुझे पड़ोसी की मिर्ची की चटनी वाले जार का ढक्कन खुरचकर उसका बारीक पाउडर बनाना पड़ा था। उसी से सही मिश्रण तैयार हुआ। पहले तो मैं जानवरों वाले बिस्कुट के डिब्बे का ढक्कन इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन आखिर में जार का ढक्कन ज्यादा ठीक लगा और मैंने आपसे सिर्फ कुछ $100 ही लिए थे। मेरे हिसाब से तो आपको बहुत सस्ता सौदा मिल गया। फोन पर यह सुनते ही पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। मिर्ची की चटनी के जार का ढक्कन क्या वही लिथोग्राफी स्तर की सामग्री बन गया था?